नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञान वैविध्य चैनल में स्वागत है। प्रश्नावली 16 कक्षा 10 विषय गणित। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन का दूसरा भाग। पिछले अध्याय में हमने जो पढ़ा उसके बारे में हमने घन घनाभ बारे के जो भी घन घनाभ उनके आयतन है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनके बारे में उनके सूत्र पढ़े, उनके बारे में जानकारी हासिल की। घन घनाभ से ही रिलेटेड क्यूब और क्यूबॉइड, जिनको इंग्लिश में अपन बोलते हैं क्यूब और क्यूबॉइड, उनसे रिलेटेड आगे के जो प्रश्न है वो हम करते हैं। तो इसमें जो आगे का 5वां प्रश्न आता है वो है कि हमारे पास एक संदूक है। देखिए, मैंने एक ये संदूक बनाया, एक लोहे का संदूक है। ये बगैर ढक्कन का है, इसके ढक्कन नहीं लगा हुआ है। लोहे के संदूक के ढक्कन नहीं है। अब इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है वो क्या है? ये 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना हुआ है। मोटी लकड़ी का मतलब ये हुआ कि ये जो संदूक है इसकी जो मोटाई है, ये जो मोटाई है ये 3 सेंटीमीटर है। यानी ये जो मोटाई, यानी कि ये जो मोटाई है ये 3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक बार अपन मोटाई 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब अगर 3 सेंटीमीटर जो मोटाई है वो सिर्फ यहाँ से नहीं है, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी 3 सेंटीमीटर और यहाँ भी 3 सेंटीमीटर है। अब इस बक्से की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है तो हम लिखेंगे बक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी दी हुई है या तो वो सारी की सारी सेंटीमीटर में हो या वो सारी की सारी मीटर में हो। अगर किसी सवाल में 2 सेंटीमीटर में दिया है या 1 मीटर में दिया हुआ हो तो पहले ये जरूरी है कि या तो आप तीनों को मीटर में कन्वर्ट करें या आप तीनों को सेंटीमीटर में बदलें। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे और सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग देंगे। अब हमारे पास बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या क्या दी हुई है तो देखिए, बक्से की बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर है। बाहरी लंबाई का मतलब मैं आपको बता देता हूं पहले। बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, उसके बाद में चौड़ाई 116 और ऊंचाई 83। चौड़ाई 116 और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। अब बाहरी से मतलब क्या हुआ कि इसकी जो 3 सेंटीमीटर मोटाई है, जैसे इधर भी 3 सेंटीमीटर मोटाई है, तो बाहरी लंबाई का मतलब हुआ इस बाहरी किनारे से लेके बाहरी किनारे तक, यानी इसमें 3 और 3 सेंटीमीटर, ये जो 6 सेंटीमीटर है वो उस लंबाई में शामिल हैं। यानी कि ये जो बक्से का ऊपर वाला जो भाग है ये इसकी मोटाई है, ये इसकी 3 सेंटीमीटर मोटाई है दोनों तरफ से, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो बाहरी लंबाई का मतलब पूरा यहां से लेके यहां तक पूरी की पूरी जो दूरी है वो 146 सेंटीमीटर है। तो बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। अब हमें करना क्या है इस बक्से का? देखिए, इसके अंदर पेंट कराना है, बक्से के अंदर पेंट कराना है। तो देखिए, अगर हम बक्से के अंदर पेंट कराएंगे तो ये जो मोटाई है बक्से की, पेंट अंदर अंदर होगा तो ये जो मोटाई है यहां पर तो पेंट हो नहीं रहा है, क्योंकि वो तो एक दीवार है। जैसे ये एक दीवार है, इसकी मोटाई जितनी भी है तो उस दीवार, उस मोटाई के अंदर तो पेंट हो नहीं रहा। ये एक कमरा है, ये एक घनाभ है, तो अंदर की जो लंबाई है, अंदर की जो चौड़ाई और अंदर की जो ऊंचाई है, पेंट सिर्फ उस पर होगा। अब जो बाहर, लेकिन हमें जो दी हुई क्या है वो बाहरी लंबाई दी हुई है और पेंट होगा आंतरिक लंबाई पर, आंतरिक चौड़ाई पर और आंतरिक ऊंचाई पर। तो हम क्या करेंगे, इस बक्से में पेंट करने के लिए सबसे पहले इस बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई याद करेंगे। तो हम लिखेंगे बक्से की आंतरिक लंबाई। अगर बाहरी लंबाई यहां से यहां तक 146 है, यहां से यहां तक, तो हमें यहां पर कलर करना नहीं, यहां पे कलर करना नहीं, यहां से यहां तक करना है। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर ये कम हो गई और 3 सेंटीमीटर ये कम हो गई, यानी कि 6 सेंटीमीटर कम हो गई। तो आंतरिक लंबाई क्या आई? 146 माइनस 3 प्लस 3, यानी कि 146 माइनस 6 बराबर 140 सेंटीमीटर इसकी आंतरिक लंबाई है। ठीक इसी तरीके से आंतरिक चौड़ाई पे आते हैं। तो अगर हम इसी बक्से की आंतरिक चौड़ाई पे आते हैं तो सेम वही बात है, चौड़ाई भी दोनों साइडों से 3-3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी।
तो हम क्या कर देंगे, 116 माइनस 6 बराबर 110 सेंटीमीटर इसकी आंतरिक चौड़ाई हो जाएगी। अब ऊंचाई पे आते हैं, आंतरिक ऊंचाई। ऊंचाई में देखिए, एक ऊंचाई अपने 83 है, तो 83 माइनस 3 ही कम होगा इसमें। इसमें 3 कम क्यों हुआ और इन दोनों में 6 कम क्यों हुआ? क्योंकि ऊंचाई, मोटाई जो है वो नीचे वाली साइड में, ऊपर इसमें क्या, ये जो है बगैर ढक्कन का है बक्सा, तो इसमें ऊपर ढक्कन तो है ही नहीं, ऊपर की साइड के 3 सेंटीमीटर तो कम हो गए, नीचे जो मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर अपन ने कम कर दी। तो चूंकि ये संदूक बिना ढक्कन का है, इसलिए इसकी ऊंचाई सिर्फ 3 सेंटीमीटर ही कम होगी। तो इसकी जो आंतरिक ऊंचाई है वो आ गई 140, आंतरिक ऊंचाई 80, लंबाई 140 और जो चौड़ाई है वो आ गई 110। अब हमें करना क्या है, हमें इसके अंदर पेंट करवाना है। तो देखिए, हमारा जो बक्सा है ये एक रूम है, ये कमरा है, ये घनाभ है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए ये अपना एक बक्सा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले आंतरिक जो 4 दीवारें हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। फिर क्योंकि इसमें ढक्कन है नहीं, ऊपर का तो ऊपर तो कलर करना नहीं है, तो 4 दीवारों को अगर अपन कलर कर दें तो बचा क्या, सिर्फ फर्श बचा। तो अपन क्या करेंगे, पहले इसमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, उससे चारों दीवारों के पेंट मतलब जितना आएगा वो पता चल जाएगा। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, तो 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका चारों दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र है। 2 गुणा ऊंचाई और लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए हम इसका निकालते हैं, तो 2 गुणा ऊंचाई कितनी है अपने पास, आंतरिक ऊंचाई कितनी है 80 सेंटीमीटर, तो अपन ने 2 गुणा 80 और लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है अपने पास 140 प्लस चौड़ाई कितनी है अपने पास 110। ये अब इससे क्या निकलेगा, सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो 80 को 2 से गुणा किया 160, ये आपस में जोड़ देंगे 250, इनको आपस में गुणा कर देंगे अपन, 40,000 घन सेंटीमीटर, ये इसका आ गया। अब देखिए ये जो 40,000 घन सेंटीमीटर, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अब बचा क्या, अगर अपन बक्से के अंदर कलर कर रहे हैं तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल हो गए, नीचे का पेंदा बच गया, फर्श बच गया। तो फर्श क्या है, एक आयत है। पेंदे का क्षेत्रफल अपन जब अब निकालेंगे तो यहां लिख देते हैं अपन, ये आपने नोट कर लिया होगा, पेंदे का क्षेत्रफल। अब अपन किसका निकालेंगे, जो बक्सा है उसका जो नीचे का भाग है फर्श, यानी वो आयत है, यानी उसको अपन क्या लिखेंगे, L गुणा B। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपने पास लंबाई कितनी है 140 गुणा चौड़ाई अपने पास कितनी है 110। अब अपन इनको गुणा करके लिख देंगे, तो अपने पास आया 15,400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए फर्श का क्षेत्रफल यह है और उसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल यह है, ये वर्ग सेंटीमीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल यह, तो टोटल कितना हो गया, तो कुल क्षेत्रफल कितना हुआ अपने पास 40,000 प्लस 15,400, तो 55,400, ये अपने पास क्या हो गया, कुल क्षेत्रफल हो गया। अब इसका करना क्या है, ज्ञात क्या करना है वो देखते हैं। ये कह रहा है कि पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करना है। पेंट की दर क्या है, 2 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर है, 2 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर है, 2 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर इस पेंट की कीमत है। तो हमें क्या करना है, पेंट की टोटल कितने रुपयों का खर्चा लगा वो अपन को ज्ञात करना है। टोटल अपने पास क्षेत्रफल कितना है 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहां से मिटा देते हैं, अपने कोई काम का नहीं है।
रंग करवाने का कुल व्यय, रंग करवाने का कुल व्यय है जो अपने हो गया कितना 55,400 गुणा 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो 2 ये लीजिए। अब अपन इनको 2 जीरो से 2 जीरो गए और इनको अपन काट देते हैं। 55,400 में 5,000 4 बट्टे क्या बच गया 5, तो अपने पास आगे रुपए टोटल आ गए 110 रुपये 80 पैसे। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया कि पूरे उस बॉक्स के अंदर अपन कलर करवाएंगे तो इतना खर्चा अपने बैठेगा। अगला सवाल है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। छठा सवाल देखिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनका योग 19 सेंटीमीटर है। तो मैंने सीधे समीकरण लिख दी, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई इनका योग कितना लिख दिया 19 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई यानी √L² + B² + H² बराबर 11। ये विकर्ण की लंबाई का सूत्र है। विकर्ण की लंबाई का ये सूत्र है √L² + B² + H²। तो हमें विकर्ण की लंबाई है वो 11 दी हुई है, इन तीनों का योग अपन को 19 दिया हुआ है। आगे क्या ज्ञात करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर क्या समझना है आपको, हमें ज्ञात क्या करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हमको ज्ञात करना है। इनकी जगह आप LBH भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए इधर से अगर अपन ये वर्गमूल हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यानी कि इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, L² + B² + H² बराबर 121 लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि ये वर्गमूल अपन ने हटा दिया और इधर स्क्वायर लग गया 11 का, तो ये 121 हो गया। ये अपनी समीकरण नंबर 1 है और ये अपनी समीकरण नंबर 2 है। अब देखिए जो LBH है इसका अगर अपन होल स्क्वायर खोलते हैं तो अपने पास क्या आता है, अपन अगर मान लीजिए L + B + H का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आएगा, L² + B² + H² + 2LB + 2BH + 2LHL। यानी कि अगर इसको अपन L + B + H का होल स्क्वायर खोलते हैं तो अपने पास ये आता है L² + B² + H², और इनकी जगह अपन ने ये जो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस ऊंचाई गुणा, अब इसमें अपन 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये का ये सूत्र आ जाता है अपने पास। अब इसमें अपन क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। अगर 2 कॉमन लेंगे तो L + B + H का होल स्क्वायर बराबर, अच्छा L + B + H का मतलब क्या है 19 है, तो L + B + H की जगह मैं क्या लिख दूं, सीधा 19 ही लिख दूं, 19 का होल स्क्वायर लिख दें यहाँ पे अपन। और यहाँ पे आइए L² + B² + H², इनकी जगह क्या लिख दें 121 लिख दें। तो इन तीनों की जगह अपन क्या लिख देखते हैं 121। अब क्या बचा, इधर 2 कॉमन ले लिया तो ये सूत्र बच गया पूरा का पूरा, क्या ये LB + BH + HL, ये पूरा यानी 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये पूरा का पूरा बच गया अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, 19 को 19 से गुणा करेंगे, फिर 121 का इधर से पक्षांतर करेंगे तो बचेगा क्या, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बचेगा। तो अपन यहाँ पर इनको गुणा कर देते हैं, हाँ जी 19 से गुणा किया 361 माइनस 121 इधर आ गए, बराबर क्या बचा हुआ है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्र। इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र है ये, तो अपन इसकी जगह लिख दिया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 361 में से अपन 121 घटा देते हैं तो अपने पास आ जाएंगे 240। ये क्या है, 240 पूरे इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो अपन को दिया हुआ क्या था, L + B + H दिया हुआ था और विकर्ण की लंबाई दी हुई थी और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो अपन ने इस सूत्र के द्वारा, इसी सूत्र के द्वारा ये ज्ञात कर दिया। अगले पे क्वेश्चन पे आते हैं। 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में, छोटा सा सवाल है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। 180 घन मीटर हवा है। हवा होने का मतलब है कि उसका आयतन, अगर इस पूरे कमरे में हवा भरी हुई है तो इसका मतलब इस कमरे का आयतन क्या है, जितनी इसमें हवा भरी हुई है। तो 180 घन मीटर क्या हो गया, इस कमरे का आयतन हो गया। आइए आगे चलते हैं। अब कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अपन। भुजा गुणा कितनी दी हुई है, भुजा 6 है, वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा गुणा भुजा, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो गया आपके पास, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कमरे का क्षेत्रफल हो गया। कमरे का आयतन कितना दिया हुआ है, 180 घन मीटर। ये अपना कमरे का आयतन दिया हुआ है। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, कमरे की ऊंचाई। कमरे की ऊंचाई देखिए, अगर अपन को आयतन दिया हुआ हो और क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो सीधा सीधा सूत्र लगा दें। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा सूत्र है आयतन बट्टा क्षेत्रफल। आयतन बट्टा क्षेत्रफल। आयतन कितना है, 180 बटा 36। अपन इसको काटेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएंगे 5 घन मीटर, 5 मीटर। ये अपन ने इस कमरे की ऊंचाई ज्ञात कर ली। अपन को आयतन दिया हुआ था, आयतन में अगर क्षेत्रफल का भाग देते हैं तो हमेशा ऊंचाई प्राप्त होती है। तो अपन को कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो आयतन बटे क्षेत्रफल, कमरे की ऊंचाई ज्ञात हो गई। क्योंकि कमरे की भुजा दी हुई थी तो कमरे का, चूंकि कमरा वर्गाकार था तो उसका क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और अपन ने इसको ज्ञात कर लिया। 6 मीटर था तो 36 मीटर स्क्वायर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां है ना, हाँ जी 8वां। देखिए 8वां किस तरह का क्वेश्चन है, जैसे ये अपनी एक दीवार है और ये दीवार में ईंटें लगी हुई हैं। ये दीवार में बराबर बराबर मान लीजिए ईंटें लगी हुई हैं। तो ये कह रहा है कि जैसे कोई दीवार है उसका हमें पूरा बता दिया, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, और ये पूछना चाहता है एक ईंट का भी, ये अपन को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता रहा है सवाल में। तो अपन को ये पूछना चाहता है कि इसमें कितनी ईंटें लगेगी दीवार में। तो सीधी सी बात है, जितना दीवार का कंप्लीट का जो क्षेत्रफल है उसमें एक ईंट के क्षेत्रफल का आयत उसका भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी ईंटें लगेगी वो अपन को पता चल जाएगा। तो प्रश्न है अपने पास है दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। दीवार की लंबाई, दीवार ये है ना, दीवार ये, दीवार की लंबाई, दीवार की चौड़ाई और दीवार की ऊंचाई, ये हमें क्या क्या दी हुई है। दीवार की ये है 44 मीटर
ये मीटर में है, और 1.5 मीटर ये भी मीटर में है, और 35 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में है। ये दो तो मीटर में दिए हुए हैं और ये 1 सेंटीमीटर में दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि या तो तीनों मीटर में हो या तीनों सेंटीमीटर में। अब अपन ईंट का क्षेत्रफल देख लेते हैं। ईंट की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो किस में दी हुई है, उसके हिसाब से इसको चेंज करेंगे। तो ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ईंट की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो कितनी कितनी दी हुई है, 22 सेमी, 10 सेमी और 7 सेंटीमीटर दी हुई है अपन को। 22 सेमी, 10 सेमी और 7 सेमी। तो देखिए ज्यादातर सभी सेंटीमीटर में है। तो अपन क्या करें, इन दो को सेंटीमीटर में बदल लें, मीटर को, इन दो को मीटर से सेंटीमीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो अपने पास इसको गुणा करेंगे तो 4400 सेंटीमीटर हो जाएंगे। 44 की जगह क्या हो जाएंगे, 4400 सेंटीमीटर। 1.5 को 100 से गुणा किया तो 150 सेंटीमीटर। अब सारे के सारे किस में बदल गए, सेंटीमीटर में बदल गए। अब अपन को ज्ञात क्या करना है वो देखिए कि कितनी ईंटों की इस दीवार में आवश्यकता होगी। इस दीवार में, इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की दीवार में, इस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की कितनी ईंटें लगेगी। तो हम क्या करेंगे, दीवार का पूरी का जो आयतन है और एक ईंट का आयतन है, तो दीवार के पूरी आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे। तो हमारे पास कितनी ईंटें लगेगी वो पहले पता चल जाएगा कि इस दीवार को बनाने में इतनी ईंटें लगेगी। तो हम लिखेंगे ईंटों की, हमें ज्ञात करना है ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बट्टा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। अब जब भी हम कोई मकान बनाते हैं या कोई भी घर बनाते हैं तो हमें ये पूरा का पूरा इंजीनियर्स क्या करते हैं, पूरा का पूरा एस्टिमेटेड सारा का सारा पहले निकाल लेते हैं उसका आयतन और क्षेत्रफल के द्वारा कि इस मकान में इतने ट्रक ईंटें लगेगी, इतनी ईंटों की संख्या लगेगी। कैसे पता चला कि पूरी जो दीवार है उसका आयतन कितना है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी, नाप लेते हैं अपन। और एक ईंट है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, तो एक ईंट का अपन भाग देंगे पूरी दीवार के आयतन में, तो कितनी ईंटें लगेगी उस दीवार में ये पता चल जाएगा। आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो अपन क्या करेंगे, ईंटों की संख्या बराबर ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन क्या है, दीवार का आयतन 4400, 150 और 35 सेंटीमीटर। अपन ने मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदल लिया था, तो अपन लिखेंगे 4400 मल्टीप्लाई बाई 150 और यहां पर आ गए ये एक दीवार, इस दीवार का पूरी दीवार का आयतन ये है। अब एक ईंट का आयतन कितना है, 22 10 और 7, तो यहां पर हम लिख देंगे 22 गुणा 10 गुणा 7। तो हमने यहाँ पे इसको लिखा। तो अब हम जब इसको काटेंगे, जब 0 से 0 काट लीजिए और जो भी संख्याएं काट लीजिए, तो हमारे यहाँ पर जो आंसर आएंगे 15,000 ईंटें इस दीवार को बनाने में लगेंगी। तो हमें ये इस ईंट के और दीवार के आयतन से ये पता चल जाता है पहले ही कि किसी भी दीवार को बनाने में कितनी ईंटें लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि देखिए एक कोई भी जो कमरा होता है उसमें मान लीजिए आपको कह दिया जाए, माना कि मैंने ये कमरा बनाया। अब आपको कहा जाए कि एक लंबी छड़ है, तो इस कमरे में लंबी से लंबी कितनी छड़ रख सकते हो आप, कितनी लंबी छड़ रख सकते हो। तो आप अगर लंबाई में रखोगे तो इतनी रखी जाएगी, चौड़ाई में इतनी रखी जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे रखोगे तिरछी विकर्ण में, तो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। किसी भी कमरे में अगर विकर्ण के बराबर आप सबसे बड़ी जो लाइन होती है वो विकर्ण की ही होती है। तो इस पे डिपेंड अगला सवाल अपना वो क्या है कि एक 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे की लंबाई, कमरे की चौड़ाई
और कमरे की ऊंचाई अपने पास दी हुई है 10, 8 और 6। 10, 8 और 6 तीनों सेंटीमीटर में है, तीनों मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों मीटर में है तो अपन को चेंज कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब इसका प्रश्न है कि अधिक से अधिक इसमें कितनी लंबी छड़, अगर इस नाप का कोई कमरा हो तो अपन लंबी से लंबी कितनी छड़ रख सकते हैं? तो सीधी सी बात है, विकर्ण का सूत्र लगेंगे जो भी पिछले सवाल में मैंने आपको लिखाया था, √L² + D² + H²। तो ये अपन सूत्र लगा देंगे विकर्ण का सूत्र क्या होगा? √H, ऐसे लिख दीजिए हिंदी में, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब लंबाई कितनी है? तो इस कमरे में 10 का स्क्वायर, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है 6 का स्क्वायर। वर्गमूल का निशान वापस, 10 × 10 100 प्लस 8 × 8 64 प्लस 6 36। तो अपन ने इसका जो विकर्ण का पूरा नाप लिख दिया। इनको जब अपन जोड़ेंगे तो ये अपने पास आएंगे 200 अंडर रूट के अंदर। इस 200 को अगर अपन आगे हल करना चाहते हैं तो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया है कि आप इसका अभाज्य गुणनखंड लेंगे और जोड़े के हिसाब से जिन संख्याओं का पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, उनको वर्गमूल से बाहर निकाल लेंगे। तो फिर आपको बता देता हूं कि अपन क्या करेंगे, इस 200 को कैसे निकालते हैं। √200, तो अपन ने 200 लिखा, छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है, 100 आया, 2 का फिर भाग दिया 50 आया, फिर का 2 भाग दिया 25 आया। अब 2 का भाग नहीं जा रहा तो 5 का भाग दिया 1। तो √200 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 5 × 5। 5 का एक जोड़ा बन गया और 2 का भी एक जोड़ा बन गया। तो 5 और 2 बाहर आ जाएंगे, तो 2 × 5 बाहर आ गए, अंदर कौन रह गया? सिर्फ 2। तो कितना हुआ? 10 √2। तो 200 की जगह अपन क्या लिख देंगे? 10 √2। यानी कि छड़ जो है उसकी लंबाई अधिकतम 10 √2 होनी चाहिए। यहां पर भी अगर आप चाहो कि इसको और आगे निकालना चाहते हो तो √2 बराबर होता है 1.414, √3 बराबर होता है 1.732 और √7 बराबर होता है 0.4949। तो आपको जो मान यहाँ पर √2 आता है तो √2 का मान लिख के इससे गुणा कर दीजिए, √3 आता है तो √3 के मान से लेके गुणा कर दीजिए, तो अधिकतम लंबी छड़ का मान अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। फिर मैं बता रहा हूं आपको कि इस प्रश्नावली में आप ज्यादा से ज्यादा सूत्र याद करें। जितने ज्यादा आप सूत्र याद करेंगे वो प्रश्नावली आपके उतनी ही क्लियर होगी, उतनी ही अच्छे ढंग से आप उसको कर पाओगे। इस ज्ञान वैविध्य चैनल को, जो ज्ञान का भंडार है, आपके लिए हर क्लासेस की वीडियो इसमें उपलब्ध है। आप उनको पढ़ते रहिए, अपने छोटे जो भाई बहन हैं उनको पढ़ाते रहिए, अपने पड़ोसियों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और इन क्लासों का लॉकडाउन में फ़ायदा उठाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।